गुड इवनिंग बलप्रीत जी। सर। और आप ठीक हैं? हाँ जी सर, आप बताइए सर, आपकी तबीयत कैसी है? बस पहले सर से ही। नमस्ते। अब भाई वैक्सीन मैडम लगी है तो फिर एक दिन तो फीवर आना तय है, उसके बाद तो कोई बात हाँ नहीं जी, है ना। एंटीबॉडी होगी। मगर फीवर आना तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात हाँ जी। है। और बताइए, आप ठीक हैं? तैयारी कैसी चल रही? कुछ मेहनत करिए बढ़िया से। हाँ जी सर, ठीक है। कह रहा हूँ मैं, मेहनत थोड़ी अच्छी कर दीजिए एक बार। जी जी बिल्कुल। मैंने एक लड़का भी देखा है, एक बैच मतलब मेरी बैच में पढ़ता है वो। मैंने उसको, मैं बहुत मतलब क्या बताऊं, इतना बढ़िया ढंग से चंद्र प्रकाश जी जरा माइक ऑफ करिएगा प्लीज। जी जी। इतना, जैसे इसमें अमित भैया जो हमारे हैं, अमित पांडे जी, क्या अमित जी मेरी वॉइस सुन पा रहे हैं इस समय? अमित पांडे जी इस समय हैं या नहीं है? दो अमित हैं, अब उसमें डाउट हो जाता है कौन से पांडे जी हैं कौन से नहीं है। नहीं है, मेरी वॉइस शायद नहीं सुन पा रहे हो। ऐसे ही एक कैंडिडेट लड़का है, वो मतलब बहुत शांत रहता है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जब भी पूछो तो आज तक के इतिहास में उसने, मतलब अभी इतने दिन पढ़ाते हुए हो, कभी ऐसा कोई टाइम नहीं गया जिस दिन उसने आंसर ना दिया। वो आंसर परफेक्ट देता है। और बीच में बिल्कुल भी मैडम बलप्रीत जी बिल्कुल भी नहीं बोलता है, लेकिन जब पूछो तो जवाब सटीक देता है एकदम। तो मतलब मुझे उसका सिलेक्शन दिखाई दे रहा है कि कितना सीरियस रहता है वो। बहुत ज़्यादा ना डिस्कशन कुछ नहीं करता है, लेकिन वो सुनता रहता है पूरे टाइम, सुनता रहता है। और सुनने के बाद जब आप बीच में अगर क्वेश्चन मैं उसे जगाता हूँ, बेटा जरा बताओ ये बात, तो फिर खट से आंसर वही देता है जो होना चाहिए, होना चाहिए, फिर उसके बाद नहीं बोलता है वो। तो ये बिल्कुल मुझे उसके लक्षण जो हैं, वो अमित पांडे जी शायद इसी बैच में थे, बलप्रीत जी हैं शायद इसी बैच में थे, नहीं है अभी भी हैं वो। अमित पांडे जिनका सिलेक्शन जीआईसी में हुआ है, तो बिल्कुल सेम कैटेगरी पे चल रहा है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद वो इसको रिपीट करेगा 100%। तो वही उम्मीद मैं आपसे भी रखूंगा, आप लोगों से भी रखूंगा कि जो सीरियसनेस है वो अपने चेहरे पे लाइए, मीन्स पढ़ाई के प्रति। कि क्या होता है ना, हमने देखा जो गंभीर हो जाता है फिर उसका सिलेक्शन भी लगभग भटकने लगता है उसके पास पास। गंभीरता बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब सीरियसली सोचना, सीरियसली सोचना। ये चीजें मैंने बहुत लोगों में नोटिस की, बहुत लोगों में नोटिस की हैं। ठीक है बलप्रीत जी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जी डीपली चले जाइए। हाँ, थिंक ज्यादा सर करिए। नमस्ते। नमस्ते गोपाल भैया, क्या हाल चाल है? सर बढ़िया हैं। बरसात करवा रहे हो नहीं? सर आज नहीं हुई। अरे यार, हमारी तरफ तो इलाहाबाद में हो रही। हमारे साथ में एक्चुअली में अभी एक लोग वीडियो हैं, गोपाल भाई, गोपाल भाई देखिए, इसे कहते हैं जी मोटिवेशन, जी सर। इसे कहते हैं मोटिवेशन। वो हमारे साथ वीडियो है वो अभी, और वीडियो यहीं इलाहाबाद में ही है एक जगह पर। तो पीसीएस लोअर के थ्रू आए थे, लेकिन वो मेरे साथ 8 दिन चले, 8 दिन मेरी गाड़ी पे गए वो, मेरे स्कूल कॉलेज जब इनकी ड्यूटी लगी थी। तो 8 दिन के बाद आज उनकी स्थिति सर ये है कि उन्होंने ड्यूटी कर दी और आईएएस की तैयारी में लग गए, जुट गए दोबारा। बोले अनुज भाई यार, तुम्हारे साथ जाने से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि अब मैं, हो सकता है कि अगली बार जो है आईएएस, आईएएस का तो एक ही शायद उनका अटेम्प्ट बचा है, और पीसीएस का जो है वो शायद बचे हुए बहुत, 2-3 अटेम्प्ट बचे। तो बोले लगा रहा हूँ दोबारा जोर कि एसडीएम बन जाऊँ। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ ना कुछ हो जाए तो यार, कम से कम साथ चले हो तो एक पद ऊपर हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो कहते हैं ना, साथ रहने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। वैसे तो उनकी फैमिली सेटल हो गई थी, लेकिन रोज़ ऐसी बातें करते थे जैसे हम करते रहते हैं आपसे उनसे। जी पूरी जी। गाड़ी में 15-20 मिनट आधा घंटा यही बातें चलती थी। तो बड़ा अच्छा उन्हें लगा। अभी फ़ोन आता है कभी कभी, तो बोला रात में जैसे ही ड्यूटी से आता हूँ 7 बजे, खाना खा के चाय पी के तुरंत बैठ जाता हूँ, रात की 11 बजे तक पढ़ता हूँ। मैंने, लगे रहो गुरु जी, कोई टेंशन नहीं, होएगा तुम्हारा भी होएगा, पीसीएस तो निकलेगा दोबारा एक बार और। चलिए सर, फेज रूल की लाइफ बात में कर रहा था रुकना मैं। नहीं चाहिए। हाँ, रुकना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात। और वो बंदा हो जाएगा। उसकी बातों से ऐसा लगता था मुझे कि इसका सिलेक्शन आखिरकार लोअर में क्यों हुआ, इसका तो निकलना चाहिए था पीसीएस, 100% निकलना चाहिए था।
उसकी वो भी बहुत ही मतलब बहुत उससे आप मिल लेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इंसान सीरियस, लेकिन वो रह गया बेचारा। उसके सभी साथी जो हैं वो डीएम या एसडीएम एसपी तक बन गए, वही रह गया। देखिए फेज रूल क्या कहता है, फेज रूल क्या कहता है वो समझिएगा। सर माइक ऑफ करिए, माइक डिस्टर्ब हो रहा है। सर आपका माइक थोड़ा डिस्टर्ब है। और किसका है? रश्मि जी माइक ऑफ करना भूल गई हैं। बर्तन मैडम बाद में धोइएगा, पहले माइक ऑफ करिए। देखिए फेज रूल क्या कहता है, पहले तो गोपाल भैया फेज रूल ये बताता है कि अगर हम जनरल बोले तो बहुत बड़ी लाइन नहीं बोलूंगा, एक सिंपल लाइन में सिंपल ट्रिकी वे से आपको फेज रूल पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लंबा इसे नहीं खींचूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं फेज रूल के वो टू द पॉइंट डायरेक्ट, बहुत ट्विस्टेड नहीं आते अगर आपने पेपर देखे हुए हैं। और इसे फेज इक्विलिब्रियम के नाम से, फेज इक्विलिब्रिया भी इसे बोलते हैं। तो मैं अगर इसे बोलूं ब्रैकेट में इसका नाम लिख दूं फेज इक्विलिब्रिया, तो कोई बुराई नहीं, जैसे ट्रिपल पॉइंट है ना, यूटेक्टिक पॉइंट है, तो ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। मैंने जो कोशिश की है इस टॉपिक को समझने की और आपको समझाने की, तो मैंने ये सोचा है कि मैं पूरी खिचड़ी ना पकाऊं कि ये बनाऊं वो बनाऊं ग्राफ बनाऊं, मैं आपको वो बातें बताऊं जिनसे आपका क्वेश्चन फटाक से सॉल्व हो जाए। बस बात ज़्यादा घूमना फिरना इस, क्योंकि एक क्वेश्चन की उम्मीद रहती है इस चैप्टर से, बस एक क्वेश्चन का हमें आइडिया रहता है कि एक क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मैं फेज रूल की बात करता हूं तो जनरली मैं ये बोल देता हूं कि फेज रूल क्या बताता है। फेज रूल हमें ये बताता है कि क्वालिटेटिवली हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि किसी भी डायग्राम के थ्रू हम ये बता पाए कि इफेक्ट प्रेशर का क्या होगा, टेम्परेचर का क्या होगा, कंसंट्रेशन इस पे होगा, मतलब हेट्रोजीनियस सिस्टम पे होगा। जब इक्विलिब्रियम है, जब इक्विलिब्रियम में हो तो उसके ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन का इफेक्ट को डायग्राम से जब हम लोग रिप्रेजेंट करने लगते हैं और उसमें हम लोग डिफरेंट कंडीशंस बताते हैं कि यहाँ पर आकर के इक्विलिब्रियम स्टेबल हो जाएगी, यहाँ पर यूटेक्ट आएगा, टेम्परेचर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो फेजेस वेरी करना शुरू कर जाएंगी, ये सब तो उसको हम लोग फेज रूल के अंदर पढ़ लेते हैं, जिसको विलार्ड गिब्स ने दिया था। विलार्ड गिब्स ने 1874 में इसे एक्सप्लेन किया था और इसमें बताया था कि भाई ये फेजेस जो होती हैं वो वेरी कर सकती हैं, वन फेज सिस्टम भी हो सकता है वन कंपोनेंट भी हो सकता है, टू कंपोनेंट भी हो सकता है, ये सब बातें बताई। तो डेफिनेशन निकल के आती है सामने, जो मैंने छोटा सा अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश की है, मैं उसे अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करता हूँ, बाकी लंबी दो दो चच्चर पैराग्राफ, यानी कि द एप्लीकेशन ऑफ फेज, एप्लीकेशन ऑफ फेज रूल इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट। एप्लीकेशन से मैंने शुरू किया, एप्लीकेशन ऑफ द फेज रूल इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ किसका इफेक्ट सर? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, कॉमा टेम्परेचर एंड concentration कंसंट्रेशन, concentration with the help of डायग्राम, जो हम लोग बनाते हैं ना डायग्राम इन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। ये मैंने अपने ढंग से बताने की कोशिश आपको की, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब इसको आप अगर सिंपल वे में और वर्डिंग से सुनना चाहते हैं तो फिर मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि फेज रूल बिहेवियर बताता सिस्टम का, मतलब एक लाइन ये भी बोल सकते हैं कि फेज रूल एक्सप्लेन द बिहेवियर हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये भी बोला जाता है। तो फेज रूल ऑल्सो एक्सप्लेन फेज रूल ऑल्सो एक्सप्लेन अरे गोपाल सर, जी सर,
झारखंड में लैब असिस्टेंट की से जानने वाले लड़के हों जो 12th के हों, कि जी क्या हम यूपी वाले एप्लीकेबल, पूरा नोटिफिकेशन निकल गया है आज, लेकिन केवल फिजिक्स केमिस्ट्री लैब के लैब असिस्टेंट का के जानने वाले होते हैं, कोई 12th करा हुआ है, कोई बीएससी किया हुआ है। सिलेबस यही है, पीजीटी लेवल का सिलेबस, पीजीटी लेवल का ही है, आपको बता देता हूँ। अच्छा फिर हाँ, मतलब सिलेबस की तारीफ देखें आप, सिलेबस में क्वेश्चन मतलब वही डाल दिया है, पूरा पीजीटी का सिलेबस डाल रखा है वैकेंसी लैब असिस्टेंट की निकाली है। फेज रूल आल्सो एक्सप्लेन द हेट्रोजीनियस सिस्टम। हमने कही यार मतलब लेक्चरर बनवाओगे कि असिस्टेंट बनवाओगे, हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो सर इसका एग्जाम मतलब पर्टिकुलर होता है या कंबाइंड होता है सर? किसका? लैब असिस्टेंट का? नहीं, कंबाइन अलग निकाला है उन्होंने, पीजीटी नहीं निकाली अभी, अभी लैब असिस्टेंट ही निकाला तीनों, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, प्रयोगशाला सहायक। जैसे कोई हो डलवाना फॉर्म, क्या दिक्कत क्या है। अब इसमें क्या है कि ये एक हाइपोथेटिकल एजम्पशन माना जाता है, ऐसा कोई नियम लिखित में नहीं है, ये केवल थिंकिंग है। मतलब मैटर के ऊपर एक इमेजिनरी कंडीशन बनाई गई जिसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया है। कौन से मैथमेटिकली? इट इज मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया गया सर? F इज इक्वल टू +2। एक तो ये जो रूल बनाया गया, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत कि मतलब फ्रीडम की नहीं है, डिग्री ऑफ फ्रीडम लोग निकाल लेते हैं, फेज भी निकाल लेते हैं, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट परेशान करता है। सबसे ज्यादा अगर परेशान करेगा तो यही करेगा। अगर ये निकल आया तो कभी कभी पूछ लेते हैं, बताओ ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है, 2 कंपोनेंट सिस्टम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगी, फेजेस 2 हैं, ऐसे करके पूछते हैं तो निकल आता है कंपोनेंट। लेकिन उस समय कंपोनेंट फंस जाता है जिस समय कभी एग्जाम्पल दे दिए जाएं कि बताओ इसमें कितने कंपोनेंट होंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दिए, मान लो NaCl जो है वो एक्वस दे दिया, या NaCl मोल्टन दे दिया, या NH4Cl का डिकम्पोजिशन कर दिया, या फिर बहुत सारे बना दिए जैसे NaCl, KCl, KBr, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बना करके कभी कभी एग्जाम में दे देते हैं कि बताओ इसमें कंपोनेंट कितने होते हैं। उस समय फिर ये रूल अप्लाई नहीं कर मिलता है और हम लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। गोपाल सर सही बोल रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में दिक्कत है। फेजेस निकालने में दिक्कत नहीं है, फेजेस आप आसानी से निकाल लेते हैं। फ्रीडम भाई, फेज पता लग गई, कंपोनेंट पता लग गए, फिर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलना ही निकलना तय है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर यहाँ पर एफ क्या हो गया। एफ बलप्रीत मैडम मुझे लगता है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, प्रभाकर सर आज हैं, और ये नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं, और उसके बाद पी नंबर ऑफ फेजेस है। मेरी वॉइस आ रही सर? नंबर ऑफ फेजेस है सर, वॉइस आ रही है सिराज भाई? जी सर। वॉइस आ रही जी, ठीक है, ठीक, आ रही सर। ठीक ठीक ठीक। तो सर एक तो इस फार्मूले पे हमें फोकस करना, आप एक एक बात करेंगे आज, पहले इसी पे डिस्कशन पूरा करेंगे और बहुत आराम से आपके साथ बात करूंगा, जिससे कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको निकालने में आसानी हो जाए। सर 1 मिनट का समय दीजिए, बोर्ड मेरा ऑफ हो गया, 1 मिनट का समय दीजिएगा बस, गलत जगह क्लिक हो। जी सर, देखिए फेज रूल में हमने ये फार्मूला पढ़ लिया, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ ली, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स पढ़िए, नंबर ऑफ फेजेस, मतलब इन्हें जान लिया। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं फेजेस की बात करता हूँ। तो क्या सर फेज के बारे में हम आप अपनी बात बोल रहे हैं, आप समझिए बस, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा
डिस्कशन करने कोई मतलब नहीं बनेगा, खाली टाइम और ख़राब करेंगे। फेज़ को अगर मैं अपने बहुत सिंपल लाइन में जैसे मैंने वहाँ लिखा है वैसे ही मैं इसे भी लिखने की कोशिश करता हूँ। ये एक होमोजीनियस पार्ट है सिस्टम का, जो जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो जाती थ्रू आउट द, मतलब थ्रू आउट रहे, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि एनी होमोजीनियस पार्ट ऑफ द सिस्टम, any homogeneous part of the system having all the chemical and physical properties same throughout। तो मैं इसको वर्डिंग्स में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लिख देता हूँ एक लाइन में ही, any homogeneous, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, any homogeneous, बोलिए सर क्या लिखूं, पार्ट ऑफ द सिस्टम लिख दूं या पार्ट, वही सही रहेगा, पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, having all physical and chemical properties same throughout। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ऐसे नहीं समझ में आया, हमारे नहीं गले उतरा कि भाई ये सेम थ्रू आउट क्या है, और होमोजीनियस सिस्टम, ये तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक एक एग्जाम्पल से बात करूं, जैसे कि सपोज कर लेता हूं कि हमने लिक्विड वाटर, मतलब केवल पानी है मेरे पास में, एक एग्जाम्पल लेता हूं, जनरली पहला एग्जाम्पल लेता हूं, लिक्विड वाटर है, मतलब वाटर लिक्विड इसलिए बोल रहा हूं, वैसे तो वाटर लिक्विड ही होगा, लेकिन कंडीशन 3 है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है, वेपर इस चैप्टर के अंदर, तो यहाँ पर बोलना पड़ रहा है। तो जैसे किसी सिस्टम में अ सिस्टम कंटेन्स, एक एक एग्जाम्पल से चलूंगा, आप लोग थोड़ा जवाब भी दीजिएगा। अ सिस्टम कंटेन्स ओनली लिक्विड वाटर। जवाब हमारा क्या आएगा, जवाब हमारा ये आएगा भैया कि यहाँ पर हमें केवल एक ही फेज दिखाई दे रही है, वो हम इसलिए P की वैल्यू 1 लिखेंगे, या ऐसे बोल सकते हैं 1 फेज है, इसके अंदर 1 फेज है, और या फिर हम लोग P इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। गोपाल सर यहाँ तो कोई डाउट होगा ही नहीं, है ही नहीं, इसे दिख ही रहा है कि 1 फेज सिस्टम है, सिंपल सी बात है ना सर? जी सर। नो, अब मैं अगर आपसे ये बात कहूं कि एक सिस्टम में लिक्विड वाटर भी है और वाटर वेपर्स भी, लिक्विड वाटर भी है, वाटर वेपर्स भी, एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं आगे धीरे धीरे। दूसरा देखिए, मैं इसलिए इस पे बहुत आराम से चल रहा हूं जिससे कि मुझे लगे कि हम लोग इसको एकदम फालतू बाद में ना पढ़ना पड़े, यही खत्म हो जाए जो होना हो। अ सिस्टम कंटेन्स लिक्विड वाटर प्लस वाटर वेपर्स। अब बताइए वाटर वेपर्स, अब बताइए क्या लिख दूं यहाँ, 2 फेज टू फेज लिख देता हूं, यानी कि P की वैल्यू यहाँ पर हमारी सर 2 हो जाएगी। अब तीसरी बात ऐसे बोलता हूँ, 3 वाली कंडीशन ले लेता हूँ, है ना। अ सिस्टम कंटेन्स, इसमें आपको फालतू एक्स्ट्रा नहीं चलना, थोड़ी लंबी नहीं लिखूंगा, बस शॉर्टकट, इसलिए प्लस लगा के चलना। लिक्विड वाटर होना चाहिए, लिक्विड वर्ड मैं इसीलिए यूज कर रहा हूँ सर, बता दिया मैंने आपको। वाटर वेपर्स भी ले रहा हूँ, और साथ में क्या ले लूँ, आइस ले लेता हूँ, है ना, सॉलिड वाटर लूँ, मतलब आइस लिख देता हूँ, सिंपल सा आइस लिख दूँ सर। यहाँ गैस भी लिखा जा सकता था, वाटर वेपर्स के गैस, और यहाँ पर मैं सर आइस लिख देता हूँ, सॉलिड आइस भी लिखा जाए। हाँ, गैस यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग। इसके बाद इसमें फेजेस बोले हम सर, फेजेस यहाँ पर 3 बोल देंगे, तो ये 3 फेज सिस्टम हो गया, ये 2 फेज सिस्टम हो गया, और ये आपका 1 फेज सिस्टम हो गया। एक तो ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन अगर इन्हीं के हिसाब से देखो तो सिस्टम जो, जैसे 1 फेज सिस्टम होमोजीनियस हो सकता है, और एक से ज्यादा हो जाएगा तो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। तो एक लाइन फिर समझ में आती है, कि अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो क्या बोलूँ सर, सिस्टम यहाँ लिख देता हूँ, फेज में सिस्टम लिख देता हूँ, और सिस्टम को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर लेता हूँ, एक होमोजीनियस हो गया, और दूसरा सर कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस हो गया सर। अब यहाँ पर होमोजीनियस में क्या लिख दूं, होमोजीनियस के अंदर कंडीशन है कि 1 फेज ओनली, एक ही फेज होगी, यानी एक फेज का मतलब अब वो चाहे गैस फॉर्म में चाहे लिक्विड फॉर्म में, कोई फॉर्म में हो, 1 फेज ओनली। अब अगर यहाँ हेट्रोजीनियस में आएगा तो मोर देन 1 लिख देता हूँ, मोर देन
मोर देन वन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, अभी मोर देन वन की बात करेंगे। जैसे अब यहाँ पर एक एक टर्म और भी बात आगे बढ़े, जैसे अभी मन में थोड़ा भ्रम रह जाएगा कि नहीं साहब ये होता तो वो होता, उसमें भी हम लोग चल लेते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ प्योर सब्सटेंस की, कोई भी प्योर हो तो नंबर ए पार्ट लेता हूँ यहाँ पर प्योर सब्सटेंसेस में। अब प्योर सब्सटेंसेस में चाहे भैया O2 गैस हो जाए, चाहे N2 गैस हो जाए, लेकिन एक ही सी हो, चाहे O2 गैस हो, चाहे N2 गैस हो, चाहे बेंजीन हो, चाहे ग्लूकोज हो, चाहे वाटर हो, कुछ भी हो, लेकिन वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए। अगर वो प्योर फॉर्म में है तो हम उस समय उसको क्या बोलेंगे, उसको एक ही कंडीशन में लाएंगे, वन फेज में ही लाएंगे। लेकिन एक, ये सब मिक्सचर नहीं सर बोल रहा हूं, फिर मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बोलूं प्योर सब्सटेंस चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, उसमें एक ही केमिकल स्पेसीज होनी चाहिए, एक ही केमिकल स्पेसीज होनी चाहिए, उसको हम लोग वन फेज बोलते हैं। तो यहां पर लिख देता हूं प्योर सब्सटेंसेस, मतलब इसमें से एक मानिएगा, सबका मिक्सचर ना मान लेना कहीं मन में चला जाए। प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंसेस containing only वन स्पेसीज, केमिकली वन स्पेसीज लिख सकते हो, या केमिकल वन, ओनली वन केमिकल स्पेसीज लिख सकते हो, जो जैसे चाहे लिखो, केमिकल स्पेसीज। अब उसमें हम लोग क्या बोल देते हैं, इट इज वन कंपोनेंट, वन फेज सिस्टम, वन फेज सिस्टम बोले जाएगा। ये चीज एक तो याद रखना पड़ेगी आपको। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि हम अगर ये फेजेस बात करें तो ये लगातार चल पर खत्म हो जाती हैं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि फेजेस मे और मे नॉट बी कंटिन्यूअस, मतलब मे और मे नॉट दोनों कंडीशन आ सकती हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखना। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं कि आइस अगर वाटर में है, आइस अगर, जैसे आइस मैंने डाला, आइस डाला, तो आइस ये कंटिन्यूएशन में हो सकता है या आइस क्यूब में भी हो सकता है। जैसे मैं ऐसे ले लूं, टुकड़ों में अलग अलग ले लूं, तो ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है, यानी कि आइस के मतलब ब्लॉक में भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है कि पूरा एक आइस का बड़ा टुकड़ा पड़ा हो। दोनों कंडीशन एक ही कैटेगरी में आएंगे, ऐसा नहीं कि अलग कर दें हम कहीं। जैसे आइस के 5-10 टुकड़े डाल दिए, बोले बताओ, तो वो अलग नहीं किया जाएगा, वो एक ही कैटेगरी में रहेगा। ये बात मैं यहाँ पर इससे बोलना चाहता हूँ। तो ये बात एक हो गई। दूसरी बात सर मैं ये भी बोलूंगा कि अगर मिक्सचर गैसेस का है, बी पार्ट में बोलता हूँ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बलप्रीत जी आप यार मिक्सचर ऑफ गैसेस, क्योंकि इस जी समय सर। आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है सुन रहे हैं, तो इसलिए मैं एक बीच में एक बार पूछ लेता हूँ। मिक्सचर ऑफ गैसेस में अगर मैं बात करता हूँ, तो अब जैसे O2 और N2 का मिक्सचर है सर, O2 और N2 का मिक्सचर है, ये आपको पता है कि गैसेस हैं, है ना, एयर भी हो सकती है, इसमें एयर भी हो सकती है। तो ये हम लोग एक फेज में ही तो काउंट करेंगे, वन फेज ही तो दिखाई देगी हमें यहाँ पर, बहुत सारी फेजेस थोड़ा दिखाई देंगी, तो इसलिए हम इसको वन फेज सिस्टम में काउंट करते हैं। लेकिन ये गैसेस हमें फ्रीली मिक्स होनी चाहिए और होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए। तो ब्रैकेट में लिख देता हूं फ्रीली, फ्रीली मिक्स गैसेस होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात है कि होमोजीनियस होनी चाहिए, होमोजीनियस, जब फ्रीली मिक्स होंगी तो होमोजीनियस तो होंगी होंगी, होमोजीनियस सिस्टम को फॉलो करें, एक बात। ऐसे ही मान लीजिए आपके मन में आया सर हमने एक ऐसा लिक्विड लिया दूसरे लिक्विड में मिल गया, मतलब मिसेबल लिक्विड ले लेते हैं, मतलब मिसेबल लिक्विड्स ले लेते हैं। तो मिसेबल लिक्विड में अगर मैं बात करता हूं, तो सर मिसेबल लिक्विड में क्या हम फेजेस डिफरेंट कर पाएंगे, फेजेस डिफरेंट कर पाएंगे। मान लीजिए सपोज कर लेते हैं हमने इथेनॉल को पैक बना दिया पानी में, है ना, इथेनॉल का पैक वाटर में बना दिया, अब ये पैक बन गया। तो अब ये पैक जो बना हुआ है इथेनॉल इन वाटर, ये हमें होमोजीनियस तो ही दिखाई देगा, क्या ये वाला एल्कोहल अलग दिखाई देगा, हमें तो लगता नहीं दिखाई देगा। तो ये होमोजीनियस में चला जाएगा, यानी एक सी फेज दिखाई देगी, और जब एक फेज दिखाई देगी तो हम लोग इसे वन फेज सिस्टम बोल सकते हैं, यानी यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं, होमोजीनियस की जगह यूनिफॉर्म सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, है ना। अगर वर्ड यूज करना चाहें तो यूनिफॉर्म सोल्यूशन भी बोल सकते हैं आप, यूनिफॉर्म सोल्यूशन। और ये हम लोग वन फेज सिस्टम पर चलेंगे सर, वन फेज सिस्टम पर चलेंगे। एक बात जैसे ये आ गई। अब आप कहो कि सर लिक्विड नहीं मिल पा रहे हैं, लिक्विड नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी मिला दो, नहीं मिल पा रहे हैं चलो मत मिलने दो। तो यहाँ लिख देता हूँ नॉन मिसेबल या इमिसेबल लिख देता हूँ, नॉन मिसेबल लिख देता हूँ, या आप इमिसेबल लिख लेना, नॉन मिसेबल या इमिसेबल लिक्विड्स की बात हो रही है। तो अब ये हमेशा जैसे नहीं मिल पा रहे हैं, तो जितनी कंडीशंस में वही उसकी फेजेस बन जाएंगी। जैसे अगर मैं क्लोरोफॉर्म ले लेता हूँ, CHCl3 ले लेता हूँ,
और उसको मिलाना चाहता हूँ, किसमें मिला दूं? पानी में ही नहीं मिलेगा, पानी मिला देता हूँ, नहीं मिला। तो दो फेजेस हमें दिख देंगी, एक अलग फेज होगी, एक अलग फेज होगी और एक अलग फेज होगी। दोनों लिक्विड हैं, ये ठीक है, लेकिन दोनों फेजेस डिस्टिंक्ट हैं, सेपरेट हो रही हैं। इसलिए हम लोग फेज यहाँ पर दो कंसिडरेशन करेंगे, दो फेजेस दिखेंगी, दोनों फेजेस अलग अलग हैं, दोनों की कंडीशन अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है और इसका नेचर अलग है, इसका भी नेचर अलग है। इसलिए हम लोग यहाँ पर टू फेज सिस्टम बोलेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि नॉन मिसिबल अगर लिक्विड हैं तो उनमें दो सेपरेट लेयर्स बन जाएंगी और दोनों सेपरेट लेयर अलग अलग फेजेस को रिप्रेजेंट करेंगी। ये चीज हो गई। अगर एक्वस सॉल्यूशन लिया होता, मान लो मिला दिया होता नमक उमक किसी में, तो हम ई पार्ट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। सब चीजों को डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा हूँ सर, कोशिश पूरी कर रहा हूँ, बाकी कोई चीज अगर लगे आपको तो बीच में बता दें सर ये चीज रह गई है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब मान लो आपका मन है कि सर चीनी घोलनी है, पानी घोलना है, चीनी मतलब पानी में घोलना है, नमक को पानी में घोलना है, ये सब चीजें होती। तो अगर मैं नमक को पानी में घोल देता हूँ, NaCl को पानी में मैंने घोला, तो घोलने के बाद मुझे जो एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा, एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा वो एकदम थ्रू आउट एक सा ही दिखाई देगा, थ्रू आउट एक सा ही दिखाई देगा, फिर उसमें नमक अलग नहीं दिखाई देगा, फेज एक ही दिखाई देगी, है ना। इम्प्योरिटी ना हो बशर्ते ध्यान रखना, प्योर NaCl यूज करिएगा। तो उस कंडीशन में अगर NaCl ही आए फिर प्योर इम्प्योर से कोई मतलब नहीं, NaCl जब लिखा रहेगा तो NaCl ही माना जाएगा। यहाँ पर हम लोग फेज की वैल्यू 1 मानते हैं, 1 फेज सिस्टम मानते हैं इसको, क्योंकि ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट एक सा दिखाई देता है। जैसा कि हम लोग जब सॉल्यूशन पढ़ाते हैं तो वहां पर भी ये वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यूनिफॉर्म थ्रू आउट। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। अब आप ये कहें कि सर हमारा मन ये हो रहा है कि हम सोडियम क्लोराइड हमने मिलाया, नमक और डाल देते हैं, आपकी बात नहीं मानते, हम थोड़ा नमक और ज्यादा मिलाएंगे। अब आप चाहे नमक कितना मिला लो, नमक कितना भी मिला लो आप, ठीक है ना, नमक जैसे ही मिलाओगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके अंदर जमना शुरू हो जाएगा। जब जमना शुरू हो जाएगा तो एक फेज अलग दिखाई देने लगेगी गोपाल सर, एक फेज अलग दिखाई देने लगेगी। मान लो एक लिमिट तक तो नमक घुलेगा, एक लिमिट तक नमक घुलेगा, है ना, पानी के अंदर। जब घुलना बंद हो जाएगा, सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद उसके अंदर एक सॉलिड लेयर फिर दिखाई देने लगेगी। तो अब फेजेस क्या बोलूं मैं, अब फेजेस क्या बोलूं, जब NaCl एक्सिस में चला जाए और वाटर में घोल दिया जाए सर, तो हम लोग बोलेंगे सर, हाँ 2 की बात करना शुरू कर देंगे। तो मैं 1 फेज नहीं करेंगे, लेकिन ये वर्ड जरूरी है उसके लिए। जैसे हमने आपने जब मिश्री खाते हैं सर, मिश्री जब खाते हैं तो मिश्री में सबसे पहला काम यही होता है कि चीनी जब घोली जाती है, तो चीनी घोलने का मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद हम लोग फिर उसे क्या करते हैं, हीट करके फिर उसमें चीनी बढ़ाते हैं। तो उसके बाद एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पर चीनी जमना शुरू हो जाती है। वहां फेजेस जो है फिर 2 दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। पहले सिंपल एक फेज दिखाई देगी, फिर धीरे धीरे 2 फेज दिखाई देंगे, और जैसे ही 2 फेज दिखाई देना शुरू हो जाए समझ लेना मिश्री बनना शुरू हो गई। मिश्री बनना शुरू हो गई। ये एक ऐसे करके भी एग्जाम्पल कोई बना दिया जाए तो कोई भरोसा नहीं है। अब अगर तो ज्यादा ही एक्सेस में ले लेंगे, हाँ ज्यादा ही एक्सेस में लेंगे ना, तब भी तो फेजेस वही रहेंगी। अब आप नमक इसमें कितना भी डाल दो सर, मतलब नमक, अब ये इतना मत करना कि पानी, जी सर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देना है, उसके बाद भी डिसॉल्व हाँ करना है। हाँ उसके बाद। अब सर जैसे मान लो आप ये कह दो, कभी कोई कह दे कि ना हमने पानी ज्यादा नमक डाल दिया, तो यार तो फिर मामला ही खराब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं कुछ, एक ही फेज देखना शुरू हो जाएगी फिर उसमें। तो इसलिए वो तो एक अलग वाली बात हो गई। लेकिन हाँ मतलब एक्सिस का मतलब है कि उसके अंदर सॉलिड दिखाई देना चाहिए, तब हम फेजेस की बात कर रहे हैं। ई ABCDEF, एफ कंडीशन में सर ये भी हम लोग मान सकते हैं कि अगर सॉलिड की बात आए, अब सॉलिड में भी एलॉय भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो मिक्सचर ऑफ सॉलिड की बात करें अकेले बनाया सर NaCl एक्सेस सर, जी हेलो सर, ये जो NaCl जी एक्सेस डिसॉल्व किए हैं आपने वाटर में, जी ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है, तो मैंने इसमें पढ़ा था कि इसमें फेज 3 होते हैं सर। सर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जब आप देखेंगे NaCl के कांटेक्ट में एक्सिस में आएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हेन कम इन कांटेक्ट विद द सॉलिड NaCl, तो फेजेस सर 2 ही आती हैं, ये मैंने पढ़ा है।
मैंने 3 फेज इसलिए नहीं बता सकता हूं इसमें, क्योंकि तीसरी फेज आप तब, जैसे आपका कहने का मतलब मैं समझ चुका हूं, आप एक एक्वस फेज भी ला रहे हो कहीं ना कहीं, लेकिन मैं ये जान रहा हूं कि एक्वस फेज पानी उसमें सेपरेट नहीं किया जा सकता। जैसे पानी हो गया वो तो होला ही होगा साहब, NaCl एक एक्वस हो गया, एक NaCl, सर ये आप भी सोचिए थोड़ा सा, NaCl एक्वस हो गया, एक NaCl सॉलिड हो गया, ये दोनों फेजेस हमें सर अलग अलग दिखाई देंगी, तीसरी सर कैसे दिखाई देगी, अगर आपको इसमें सर कोई बता जानकारी रहे हो सर, तो ये जो बताएं। ये NaCl को जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं ना सर, हम्म, हमने जो पढ़े, मतलब हमने जो नोट्स बनाए थे हाँ हाँ, कभी कोई पहले बात अपने, है, कोई तो बात उसमें नहीं, ये कोई लिखा बात था कि इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वाटर वेपर भी रहता है थोड़ा बहुत, इसीलिए इसको 3 फेज सिस्टम में काउंट किया जाता है। देखिए वाटर सर, वेपर भी जो रहता है NaCl नहीं के नहीं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। मैं आपकी बात से इसलिए सहमत हो जाऊंगा क्योंकि सर आपने, मैंने बोला है कि NaCl, मैंने यहाँ पर सर कहीं भी अभी मतलब सॉल्यूशन में हीटिंग की बात सर नहीं की है मैंने, आपने सर नहीं, हीटिंग की बात बात हीट की करने है। की नहीं हो रही सर, बात मैं हीट करने की नहीं कर रहा हूँ, मैं सैचुरेटेड हम्म, सॉल्यूशन बनाने की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में नहीं, वाटर वेपर रहता है बता रहे, तो फिर इसलिए 3 फेज बोलते हैं, बता नहीं सुना। अब सर मैंने तो ये नहीं पढ़ पाया क्योंकि समस्या है कि NaCl की रिएक्शन जो है सर एक्सोथर्मिक नहीं है, NaCl की रिएक्शन सर एक्सोथर्मिक नहीं है, इसलिए मैं इस चीज को मानने को सर इसलिए नहीं तैयार हो पाऊंगा। अगर ये एक्सोथर्मिक होती तो मैं आपकी बात से 100% सहमत हो जाता, लेकिन सर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है। NaCl जब पानी में घोलते चलिए हैं तो ठीक ठीक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन सर नहीं होती, इसलिए खैर आप देखिएगा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा, मैं इस पर बहुत ज्यादा आपसे इसलिए नहीं कहूंगा कि जब मैंने पढ़ा नहीं तो मैं आपसे क्या कहूँ, ठीक है ना सर। और दूसरा मुझे ये भी जानकारी कि NaCl जब पानी में घोलते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती है, नहीं होती है, इसलिए मैं क्लू भी थोड़ा सा आपको दे रहा हूं, बाकी आप देखिएगा, खैर इस पर चेक करिएगा, मैं भी देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है सर कि मिक्सचर अगर मैं लेता हूं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड की लेता हूं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड पे लेता हूं, तो सॉलिड के मिक्सचर में एक बात, मैं अगर आपसे ऐसे बोलूं कि सल्फर मेरे पास में है ना, सल्फर है, अब सल्फर का सर कैसे आपको दिखाई देता है, सल्फर आपको पता भी होगा, रोहम्बिक सल्फर है, मोनोक्लिनिक भी है ना, ऐसे करके प्लास्टिक सल्फर भी, बहुत सारे सल्फर हैं। तो अगर मैं सल्फर की बात करूं तो ये बताइए कि मैं सल्फर की दो कंडीशन बोलूं आपसे कि मेरे पास एक अल्फा सल्फर है, एक अल्फा सल्फर है, और एक सर बीटा सल्फर है, राजेश सर एक बीटा सल्फर है। तो इस समय सर हम लोग अपने जवान से यही तो बोल पाएंगे कि हमें भाई साहब यहाँ पर 2 फेजेस दिखाई दे रहे हैं, 2 फेजेस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि मेरे पास में अल्फा सल्फर भी है, या ऐसे ले लेता हूं, एक गामा ले लेता हूं, बीटा सल्फर ले लेता हूं, बीटा सल्फर ले लेता हूं, और एक साथ में भी ले लेता हूं, तो यहां पर भी मुझे वही जवाब मिलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि मेरे पास केवल अल्फा सल्फर ही है, तो उस समय सर जवाब हमारे पास केवल 1 फेज सिस्टम ही आएगा, 1 फेज सिस्टम ही आएगा। आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो एलोट्रॉप होते हैं वो एक दूसरे के जो कंडीशंस देखें तो एलोट्रॉप में फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती हैं। तो हम फिर बाद में कंपोनेंट की बात भी करेंगे यहाँ पर। तो ये चीज भी ऐसे करके भी, तोड़ करके भी क्वेश्चन बन सकता है, तीनों इकट्ठी ना दी जाए, तीनों इकट्ठी ना दी जाए, अलग अगर टेम्परेचर कर दे यहाँ अल्फा सल्फर देने के बाद, तब तो 2 फेज पॉसिबल हो सकता है। एक ही कंडीशन आ जाएगा सर, अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। जी, तो टोटली तो कन्वर्ट होगा नहीं सर, थोड़ा अल्फा भी रहेगा, थोड़ा बीटा भी रहेगा। कन्वर्ट हो पॉसिबिलिटी हो सकता। अब इसके बाद सर क्या हो सकता है कि एक कंडीशन ये भी सब्सटेंसेस, तो सर ध्यान देनी पड़े, जो मैं जरूरी बात समझता हूं, जैसे कि मान लीजिए सर CaCO3 लिया, अब यहाँ केमिकल हीट किया, रिएक्शन ये हुई, वो बना, और सोर्स हो रहा है में काम में हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैंने सर इसे हीट किया क्लोज वेसल में वेसल गई, सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। सॉलिड है, ये भी सर है, ऐसा कैसे हो गया सर,
सर स्क्रीन शेयर नहीं होती जी। अच्छा, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अभी बंद हुई या शुरू से नहीं हो रही थी क्या? सर नहीं, अभी बंद हुई। हो गई सर। देखिए हो गई सर। ठीक है ठीक है सर। मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकल सब्सटेंसेस में मैंने सर सॉलिड लिया CaCO3, सॉलिड CaO लिया और CO2 लिया। यहाँ पर जब मैंने ये कंडीशन देखी तो यहाँ पर मैं फेजेस कितनी लिखूं सर? फेजेस कितनी लिखूं? सॉलिड वेस्ट हो तो 3 होगी सर कितनी फिर। फेजेस? हाँ तो जो है 3 सर, होगा 3 जी जी हाँ, जी 3 होगा सर। इसमें Three जैसे कि होगा। मैंने अभी बोला था कि ये फेज अलग है, केमिकली इसको आप अलग देखेंगे, ये अलग नेचर शो करेगा और ये फेज आपकी वाकई में अलग, वो तो दिख ही रही है अलग की गैस है। तो यहाँ पर हम लोग 3 फेज सिस्टम, 2 सॉलिड की फेज है, यानी अगर इनको भी डिवाइड करें तो सॉलिड की है, 2 फेजेस जो है वो सर सॉलिड की है, सॉलिड की, और एक फेज गैस की है, 1 फेज गैस। देखिए सर मैं आपको सलाह यही दूंगा 1 फेज गैस की है कि इस चैप्टर से आप 1 क्वेश्चन का एवरेज मानना। एक क्वेश्चन मुझे लगता है, आपको क्या लगता है? एक ही मुझे भी लगता है, बहुत बहुत खिंच गया, कहीं धोखा हो गया तो 2, अन्यथा एक क्वेश्चन का रहता है इससे एवरेज। एक क्वेश्चन में मतलब एक एग्जाम्पल दे के, फार्मूला दे के, कंपोनेंट निकलवा के, फ्री आप प्रीवियस पेपर देखिएगा तो आपको मिल जाएंगे इसमें। अब इसके बाद मैं कंपोनेंट की बात करूं तो इस पे जरा सर फोकस आप कस के करना, कंपोनेंट पे। नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करूं सर, कंपोनेंट को हम क्या बोले? कंपोनेंट को सर प्रभाकर सर क्या बोले हम? कंपोनेंट क्या बना है जी प्रभाकर सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोनेंट? सर एक बार क्लोरोफार्म और H2O वाले को 2 फेजेज को समझा दीजिए। मैं सर कम अभी मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म कहाँ था? अच्छा पीछे था। क्लोरोफार्म प्लस H2O हाँ किए थे, उसमें बता रहे थे 2 हाँ फेजेज हो जाता है। जी तो जी जैसे H2O का हाँ H2O का होता है सॉलिड लिक्विड गैस लिख दिया जाता है। हाँ हाँ तो सॉलिड होता है तो 1 फेज हो जाता है, 2 3 फेज इसको कहा, सॉलिड लिक्विड गैस हो गया 3 फेज हो गया, फिर वेपर कर दिए 4 फेज हो गया। तो इसमें भी क्लोरोफार्म H2O दोनों तो एक ही फेज में, मतलब लिक्विड क्लोरोफार्म भी है, H2O भी लिक्विड है। लेकिन दोनों सर नॉन इमिसिबल है। एक लेयर सर अलग है, एक लेयर सर जी अलग है और एक लेयर सर अलग है। मतलब जी फेजेस का मतलब है कि 2 डिस्टिंक्ट। फेज अलग है, जी सर प्रभाकर सर। स्टेट अलग है, फेज अलग है। हाँ मतलब यहाँ जैसे हम लोग स्टेट नहीं पढ़ रहे हैं, स्टेट का मतलब तो हो गया लिक्विड स्टेट में ही है दोनों। फेजेस का जी मतलब है जी कि वो कंडीशंस जो हमें सेपरेशन के लिए इंडिकेट करती हैं, जिनके ऊपर हम इफेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, वो चीज़ है। हमें लग रहा है कि फेजेस में आपका दिमाग चला गया उस स्टेट फेज वाली स्टेट में, वो वाली कंडीशन में चला गया, ये चीज़ है सर। बढ़ूँ आगे सर? हाँ सर, नंबर ऑफ हाँ जी कंपोनेंट्स की जी बात। जी सर जी। हाँ सर, माइक किसी का थोड़ा सा गुनगुनाहट कर रहा है। बस ठीक। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में जब मैं जा रहा हूं तो फेज रूल में ये नंबर ऑफ कंपोनेंट हमें ये समझाता है कि लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स क्या है। लीस्ट नंबर ऑफ, फिर से सुनना मेरी वर्ड, लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, बस इतनी बात मैं बोलूंगा। तो यहां पर मैंने बोला लीस्ट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, ठीक है, जो हर फेज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर दें। यानी ऐसे बोल सकते हैं कि विच, यानी क्या लगाऊं, लिस्ट नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स इन टर्म्स ऑफ। द केमिकल, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक, बोलिए सर, जोड़िए, इसी में जोड़ दीजिए। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईच फेजेज। हाँ, विच डिफाइन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ईच ईच फेज, ठीक फेजेज। है। हाँ ठीक है, कंपोजिशन ऑफ ईच फेज। सर आप लोगों के सिलेबस में सर ये होगा, क्यों प्रभाकर सर? है सर।
अब सर एक्सप्लेनेशन अगर मैं करना चाहूँ, इसको एक्सप्लेनेशन करना चाहूँ सर, आप कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, आप कैसे निकालते हैं? जैसे मान लीजिए, सपोज कर लेते हैं, एक एक करके एग्जाम्पल छोटे मोटे डिस्कशन करते चलते, नॉर्मल बात करूं, जैसे मैं वाटर का सिस्टम ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर सिस्टम लिया, नंबर 1 वाटर सिस्टम, पहले सिंपल लेता हूं फिर थोड़ा से बढ़ाऊंगा सिंपल। वाटर सिस्टम ले लिया, एक मैंने यहाँ पर सल्फर सिस्टम लिख दिया, सल्फर सिस्टम लिख दिया। क्यों सर सल्फर सिस्टम लिख दिया? बलप्रीत मैडम, एक वाटर सिस्टम, एक सल्फर सिस्टम है। आपको वाटर सिस्टम में वाटर 3 फेजेस में दिखाई देगा, वाटर सिस्टम में वाटर 3 फेजेस में दिखाई देगा, यानी फेजेस हो जाएंगी वाटर सिस्टम के अंदर 3। कौन कौन सी? सॉलिड हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी, और उसके बाद आपकी गैस फॉर्म हो जाएगी। ये हमने माना, ठीक। अब मैं ये मान सकता हूं कि इसके अंदर कंपोनेंट्स अगर ढूंढूं तो मुझे केवल एक ही कंपोनेंट दिखाई दे रहा है इसमें, वो है वाटर। केमिकली इंडिविजुअली जो रिप्रेजेंटेशन दे रहा है वो केवल एक कंपोनेंट है, वाटर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? आप लोग के अनुसार भी कंपोनेंट इसमें 1 आएगा, और ये 1 कंपोनेंट सिस्टम है क्योंकि इसमें केमिकली एक ही चीज है, वो है वाटर, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे गैस में हो। सही है सर। अब इसके बाद सल्फर की बात कर लेता हूँ। सल्फर में अगर मान लेता हूं मैं सल्फर है, तो सल्फर में भाई अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर यानी रोहम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, लिक्विड सल्फर, सल्फर वेपर, जो भी है इसके अंदर जितनी भी फेजेस आए, 3 4 जो भी फेजेस आए, उन फेजेस में है तो सब सल्फर ही। 5 फेज बना दो, चाहे मैं जितनी फेज बनाना चाहूँ बनाओ, इनमें सब में आपको इन ऑल द फेजेस, इन ऑल द फेजेस, इन ऑल फेजेस, तो सर सही तो यही है ना कि कंपोनेंट इसके अंदर प्रभाकर सर क्या 2 है या 1 है सर? कंपोनेंट तो सर एक ही है ना। हाँ, सल्फर ही तो कंपोनेंट है इसके अंदर जो मुझे तो दिखाई दे रहा है। हाँ, एक ही है। लेकिन अगर सर तीसरी बात कहूँ जरा, एक यार आवाज सुन लूँ, बहुत दिनों से सुनी नहीं है मैंने। प्रभाकर सर, मैं किसकी आवाज सुनना चाहता हूँ? राजेश सर की सर। एस के वर्मा जी। राजेश सर की सर। वर्मा जी पता नहीं कहाँ है आजकल, है नहीं, 1-2 दिन से बोल नहीं रहे हैं, तबीयत नहीं ठीक है लग रहा है। सिराज है? सिराज बताओगा वर्मा कहाँ है? सिराज जी, दोनों भैया गायब हैं क्या? सिराज है? सिराज अहमद माइक लगा के गायब हो गए। हाँ जी सर। सिराज भाई कहाँ है वर्मा जी आजकल? अरे वो हाँ यार, आधा बोल के माइक ऑफ कर लिया तुमने। चलिए, सल्फ इसकी बात कर रहा था मैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस की अगर मैं सर बात करूं, मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करूं, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो अब मैं आपसे अगर बोलूं सर, मेरे पास किसी भी 2 गैस का मिक्सचर है, मान लो कोई सरल सी गैसेस है, O2 N2 ले लो, तो सर यहाँ पर ये कौन से कंपोनेंट में चला जाएगा? कंपोनेंट क्या रहेंगे इसमें? 2 रहेंगे सर। जैसे मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस नाम लिख देता हूँ, O2 एंड N2, है ना, ये ले लिया। तो फेजेस कितनी दिखाई देंगी? फेजेस कितनी दिखाई देगी सर? 1 सर। 1 फेज तो 1 ही आएगी इसमें। फेज हम देखते हैं 1, हालांकि फेज की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी लिखे दे रहा हूँ। कंपोनेंट अगर बात करूं तो केमिकली डिस्टिंक्ट कितनी चीजें हैं? केमिकली डिस्टिंक्ट इसके अंदर मुझे 2 दिखाई दे रही हैं, 2 दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूं तो ये नंबर ऑफ द कंपोनेंट में 2 कंपोनेंट सिस्टम में चला जाएगा, 2 कंपोनेंट में चला जाएगा। अगर केवल एक ही गैस होती, O2 ही होती, तो 1 कंपोनेंट में जाता, और अगर N2 ही होती तब भी 1 में जाता, लेकिन दोनों को मिलाया तो 2 केमिकली डिस्टिंक्ट हो गए, 2 कंपोनेंट सिस्टम हो गया। अभी मैं जितने एग्जांपल दे पा रहा हूँ दूंगा, उसके बाद आपसे भी 2-4 एग्जांपल पूछ के बताऊंगा। सर माइक प्रभाकर सर ऑफ कर लीजिएगा। अब सर मैंने एक एग्जांपल लिया सोडियम क्लोराइड का, और ये एक्वा सॉल्यूशन लिया सर, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है सर। तो अब मैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में जब बात करता हूं तो 2 तरीके का सोडियम क्लोराइड में एक लूंगा, एक सैचुरेटेड वाला, एक नॉर्मल अपना जैसे NaCl वाला है।
तो इसमें अगर मैं देखूं तो आप क्या करेंगे, NaCl पानी में आपने घोलना शुरू किया, तो जब वो घुल गया तो हमारे पास फेज एक ही दिखाई देगी, फेज एक ही दिखाई देगी। एक्वा सॉल्यूशन पूछा जाए तो फेज एक ही दिखाई देगी। लेकिन इसके अंदर मैं अगर बात करूं तो ये दो कंपोनेंट सिस्टम बोला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक NaCl भी है और एक साथ में इसके वाटर भी है। यानी कि सिंपल सी बात कहूं कि दो केमिकली डिस्टिंक्ट चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब हमारे लिए टू कंपोनेंट सिस्टम हो गया। तो यहाँ C, अब मैं C लिखे दे रहा हूँ, C इज इक्वल टू 2 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, C इज इक्वल टू 2 यहाँ पर लिख रहा हूँ। लेकिन फिर वही बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर NaCl में मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ ये वाला एरो हटा दो, अलग ही कर देता हूँ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl लिया, तब भी तो सर कंपोनेंट तो दो ही रहेंगे। फेजेस जैसे मैं दो मान रहा हूं, मैं दो ही बोल रहा हूं, फेजेस दो रहेंगी। और केमिकल जो अगर कंपोनेंट्स देखेंगे तो NaCl चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो, वो रहेगा बेचारा NaCl। तो इसका मतलब यहाँ पर भी NaCl एक्सिस में गया, उसके बाद आपने दूसरी कंपोनेंट ये लिया, तो मतलब ये कंपोनेंट जो जाएगा वो टू कंपोनेंट सिस्टम में ही इसको हम लोग काउंट करते हैं। जैसा कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड अगर पीजीटी में सर आता है तो मेरी सर सलाह यही है कि भैया अगर भाई JRF नेट में कुछ अलग दिया हो वो मैं बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस लेवल तक मैंने जो समझा पड़ा है वो यही कि हमको आंसर 2 ही लगाना चाहिए, ये मेरे लिए फायदेमंद होगा। ये मैं यहाँ पर जरूर आपको राय दूंगा, बाकी आपका जैसा विचार लगे, जैसा दिमाग करे काम। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करता हूँ, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं, कैल्शियम कार्बोनेट की बात करूं तो यहाँ पर जो आपको कंपोनेंट दिखाई देंगे वो ये CaCO3 मैं तोड़ देता हूं सर, तोड़ देता हूं, और तोड़ने के बाद CaO बना देता हूं, CO2 बना देता हूं। आपको मैंने सर अभी बताया कि इसके केसेस में जब हम लोग फेजेस की बात करते हैं तो 3 फेज हैं। 3 फेज इसलिए कि सॉलिड की 2 फेजेस हैं और एक गैस की है। लेकिन अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से कितने कंपोनेंट सिस्टम, दो कंपोनेंट सिस्टम जा रहा है सर ये। तो इस पे हम लोग दो कंपोनेंट सिस्टम लिखने के बाद एक चीज आपको और मैं बता दूं यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सर क्या है कि यहाँ पर पहले मैं लिख दूं C इज इक्वल टू 2 कंपोनेंट, लेकिन अब हमारे मन में आ जाता है कि यार केमिकली तो तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, केमिकली तो 3 चीजें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बता दिया आपने 2 कंपोनेंट सिस्टम। अभी तक आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि यहाँ 2 केमिकल चीजें हैं। तो हमको सर इसके लिए थोड़ा एक ट्रिकी फार्मूले की भी जरूरत पड़ती है, जिससे हम इजीली निकाल लें, फालतू अपना टाइम वेस्ट ना करें। उससे बेटर है कि हम कंपोनेंट का एक फार्मूला पढ़ लें। यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पीसीज। अब नंबर ऑफ स्पीसीज में जितनी ले गई हो, उसके बाद C हो गया नंबर ऑफ कंपोनेंट, इसे C मान लेते हैं, इसे NS मान लेते हैं। और इसके बाद कितनी रिएक्शंस उसकी लिखी जा सकती हैं, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ माइनस RE लिख देता हूँ। और RE का मतलब क्या हो जाएगा, RE का मतलब भी आपको बता दे रहा हूँ। RE का मतलब हो गया, RE का मीनिंग हो गया आपका नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, कितनी इक्वेशंस बन सकती हैं, है ना, जो इसकी कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करें। तो नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट इक्वेशंस रिप्रेजेंट देयर कंसंट्रेशन। तो सर अगर मैं एक एक एग्जाम्पल से बात करता हुआ चलूँ लाइन से, थोड़ा आपको भी लगेगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल NaCl लिया जाए, उसमें थोड़ा KCl मिला हो, उसमें K पॉजिटिव मिला हो, उसमें Cl नेगेटिव भी मिला हो, उसमें Na पॉजिटिव भी मिला हो, मान लो H3O भी मिला होता, H2O भी मिला होता, एंड सो ऑन, P भी लूँ जरा H2O। अब सर मैं क्या करना चाहता हूँ, पर
इक्वेशंस पहले बनाऊं, इक्वेशंस बनाऊं, स्पेसीज देखूं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने आएंगे। देखिए सर, सबसे पहला मैं ये बताऊंगा कि इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की इक्वेशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जब भी आयन होंगे तो पहली इक्वेशन मैं तो ये याद रखता हूं कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की इक्वेशन मैं लिख देता हूं। मतलब इक्वेशन एक मान लेता हूं इलेक्ट्रिकली, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी लिख लो, चाहे इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी लिख लो, कुछ लिख लो आप, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी लिख लो, इक्वेशन एक बनती है। दूसरी इक्वेशन में क्या हो सकती है कि अगर मैं NaCl को तोड़ दूं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो एक इक्वेशन मुझे ये समझ में आ रही कि NaCl को तोड़ दूं Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। दूसरा K को तोड़ दूंगा तो ये भी मुझे मिल जाएगा, और लेकिन सब ये पानी में घुले हुए हैं तो एक्वस कंडीशन में सर चल रहे हैं। तीसरी कंडीशन है KCl, ये एक्वस में ही टूटेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा सर, पानी में डिजोल्व है। तो यहाँ मैं एक्वस वर्ड यूज किए दे रहा हूँ, ये भी एक्वस, यहाँ पर K पॉजिटिव हो गया और Cl नेगेटिव हो गया। तो सर यहाँ पर मुझे जो चीज दिखाई दे रही, एक स्पेसीज पूरी अलग ये है, एक स्पेसीज पूरी अलग ये है, स्पेसीज पूरी अलग ये है, एक स्पेसीज पूरी अलग ये है, एक स्पेसीज पूरी अलग ये है, एक स्पेसीज पूरी अलग ये है। तो टोटल स्पेसीज जो मुझे समझ में आई, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल स्पेसीज 6 इसके अंदर दिखाई दे रही, जो इंडिपेंडेंट बन सकती हैं, जो एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, वो मैक्सिमम जो 3 बन सकती हैं, यानी 3 इसमें से घटा दूं तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स जो निकल के आने चाहिए वो मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 सर निकल के आने चाहिए। एक तो ये एग्जाम्पल में समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो CaCO3 वाला जो पीछे दिया है उसी पे ही अप्लाई कर लेता हूँ, इस वाले पे अप्लाई कर लेता हूँ। तो इस वाले पे अप्लाई करने के लिए मैं ये देखूँ कि तीनों चीज़ें लिख लूँ अलग, CaCO3, CaO और CO2 लिख लेता हूँ सर। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्पेसीज मुझे सर यहाँ 3 दिखाई दे रही हैं, तो मैं 3 लिख लेता हूँ, माइनस इक्वेशन मुझे केवल एक ही समझ में आती है कि अगर मैं यही इक्वेशन लिख दूं CaCO3 रिवर्सिबल CaO प्लस CO2 सब रिप्रेजेंट इसी इक्वेशन में हो, मतलब इक्वेशन मेरी आ गई 1। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आंसर 2 आ जाता है, मतलब ये 2 कंपोनेंट सिस्टम कहलाएगा। ये ऐसे बना सकते हैं, वैसे तो हमने बोला ही बोला, तो यहाँ पर भी मैंने इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश की। एक एग्जाम्पल अगर मैं और भी बढ़ाऊं, धीरे धीरे तीसरे एग्जाम्पल पे चलूं, तो तीसरा एग्जाम्पल हमें, सर मेरी वॉइस आ रही नहीं, सर मेरी वॉइस आ रही नहीं, आ रही है आ रही सर, आ रही। अगर मैं तीसरा एग्जाम्पल लूँ CH3COO NH4 ले लेता हूँ, NH4 ले लेता हूँ, यहाँ पर CH3COO नेगेटिव ले लेता हूँ, NH4 पॉजिटिव ले लेता हूँ, मतलब इन्हीं का दोनों को तोड़ के दिखा दिया। इसके बाद में H3O पॉजिटिव ले लेता हूँ, या कभी कभी H पॉजिटिव भी लिख देते हैं, और इसके बाद NH3 भी ले लेता हूँ। इनमें अगर मैं और भी बढ़ा लो यार, अगर मन कर रहा हो तो, जैसे मतलब अगर देखो तो NH4OH का OH भी ले आओ, OH नेगेटिव भी ले आओ, और H3O पॉजिटिव है तो वाटर भी ले आओ, और एसिटिक एसिड इसमें भी H जोड़ लो, चलो और बढ़ाओ, जितनी बढ़ा पाते हैं बढ़ा लो, कुंटलों से होगा, देखा जाएगा। तो ये अब अगर मैं आपसे पूछूं सर नंबर ऑफ स्पेसीज, तो मुझे गिनना है, 1 स्पेसीज, 2 स्पेसीज, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि नंबर ऑफ स्पेसीज जो हुई वो मुझे 8 समझ में आती हैं। अब इक्वेशंस, एक तो जब आयंस वाली कंडीशन हो तो इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी वाली तो मुझे लिखनी ही पड़ती है, मैंने ये वाली वीडियो शायद डाली भी थी पिछले साल, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी पिछले साल 2021 में इसकी वीडियो डाली थी। इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी की बात कर लूँ। दूसरा जो है वो, अगर मैं इसे देखूं, ये आयन ये वाला पैदा करूं, एसिटिक एसिड पैदा करूं, तो ये हो सकता है कि एसिटिक एसिड और वाटर को मिला लूं, एसिटिक एसिड और वाटर को मिला लूं, इन दोनों को मिला लूं, इन दोनों को मिला लूं, तो कंडीशन ये पॉसिबल हो सकती है कि एसीटेट आयन ये मिल जाएगा और ये मिल जाएगा, मतलब यहाँ लिख दूं CH3COO नेगेटिव और H3O पॉजिटिव भी, मतलब ये भी कवर हो गया। अब तीसरी कंडीशन में ये बना के चलता हूँ कि अगर मैं एसीटेट आयन को मिला लूँ और अमोनियम आयन को अगर मिला लूँ, अमोनियम आयन एसीटेट आयन को, तो ये कंपाउंड भी कवर हो जाएगा, मतलब इसे तोड़ लूँ, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल हो सकती है। देखते आप रहिएगा, आप भी देखते रहिएगा, इसको तोड़ लेता हूँ तो कंडीशन CH3COO नेगेटिव पॉसिबल है और NH4 पॉजिटिव पॉसिबल हो सकती है। चौथी कंडीशन सर पॉसिबल ये हो सकती है
कि OH अभी बच गया है, OH अभी छूट रहा है, तो OH को कवर कैसे करूं? और अमोनिया भी बनना छूट रही है, अमोनिया बनना भी छूट रही है, तो मैं ऐसा करता हूं कि NH4 पॉजिटिव में पानी मिला देता हूं, पानी मिला देता हूं। तो अब कंडीशन ये बनने वाली है कि अमोनिया भी निकलेगी और OH नेगेटिव आयन भी, नहीं, अमोनिया भी निकलेगा और H3O पॉजिटिव आयन भी जाएगा, H3 पॉजिटिव O आयन भी जाएगा, लेकिन OH छूट गया, OH छूट गया, मतलब एक इक्वेशन गलत हुई, OH इसमें नहीं आया सर कहीं भी, हमें OH लाना पड़ेगा। अमोनियम आ गया, अमोनियम आ गया, और अगर अमोनियम एसीटेट को मैं, हाँ, अमोनियम एसीटेट को अगर मान लेता हूँ, ये वाला अमोनियम, ये वाला एसीटेट, इसको कवर कर लूँ। सर एक इक्वेशन कम पड़ रही है, जो इसमें से एक गलत हुई है, कोई दिमाग थोड़ा सा दौड़ाइए सर। अगर NH2 को H कर दिया जाए तो आ जाएगा सर NH2 पॉजिटिव। नहीं, 5 हो जाएंगे, एक ज़्यादा आ रही इक्वेशन, ये वाली, ये काटनी पड़ेगी ना, फिर अमोनियम डबल चला गया ना, एक काटनी पड़ेगी इसमें से, या तो ये कटे या ये कटे, ऊपर वाली काटूंगा, रुक जाइए, मैं एक काटता हूँ, क्योंकि अमोनियम नीचे आ रहा है और एसीटेट ऊपर आ रहा है, तो इसी को हटाता हूँ मैं, एसीटेट यहाँ आ रहा है, अमोनियम नीचे आ रहा है, इसे हटा लेता हूँ, ये कंडीशन हो गई है। तीसरी में सर मुझे जो पॉसिबिलिटी समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि अगर मैं OH आयन बनाऊं तो एसीटेट आयन में पानी जोड़ूं पहले, एसीटेट आयन में। सर राजेश सर थोड़ा दिमाग आप भी लगाइए सर, खांसी आ रही, क्या बात हुआ, सर्दी हो गई? तो यहाँ पर सर CH3COOH हुआ और यहाँ पर हो गया आपका OH नेगेटिव है। अब मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जो कंडीशंस मुझे 4 पॉसिबल लग रही, 1 2 3 4, एक बार फिर भी इसे दोबारा चेक करूंगा, लेकिन कंपोनेंट जब निकल के आएंगे तो कंपोनेंट 8 -8 हो गए और इक्वेशंस 1 2 3 4 हो गई, यानी कि मेरे हिसाब से 4 कंपोनेंट सिस्टम, इसमें 4 कंपोनेंट आना चाहिए, यानी सिंपल सा आंसर इसका अभी मैं 4 ही लिखूंगा, फिर भी एक बार इसे चेक मैं दोबारा भी करूंगा। यहाँ पर सर मैं हिंट डाल रहा हूँ, चेक करूंगा, आप भी इसे चेक करिएगा, 4 मुझे लग रहा है इसका आंसर। इसके बाद एक इक्वेशन और पढ़ लेता हूँ, एक एग्जाम्पल ऐसे जो मन में आ रहा है लिख रहा हूँ। एक NaCl ले लेता हूँ, NaCl ले लेता हूँ, NaBr ना लूँ, KBr ले लेता हूँ, NaCl NaBr KBr, और इसके बाद वाटर ले लेता हूँ, वाटर ले लेता हूँ, Na पॉजिटिव ले लेता हूँ, K पॉजिटिव ले लेता हूँ, ठीक है, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव ले लेता हूँ। तो सर इसमें क्या कंडीशन आपको दिखाई दे रही सर, क्या कंडीशन दिखाई दे रही, कितने कंपोनेंट्स, मतलब नंबर ऑफ स्पेसीज कितनी गिनूं मैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना, NaCl KBr, या ऐसे भी लिख सकता था, जैसे ये ना होकर के पेपर में ये भी इसका उल्टा भी बना सकते थे, मतलब ये भी दिमाग चले, अगर मेरा मैं सोचूं कि इसे NaBr कर दूं और इसे KCl कर दूं, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव ना लगाऊं, तब भी वही कंडीशन रहेगी, आंसर तब भी वही रहेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यानी कि C इज इक्वल टू NS-RE लिया मैंने, तो NS की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1 2 3 4 5 हो गई, और RE बताइए सर, RE कितनी बनेगी, RE एक ही आएगी सर, एक ही आएगी, जैसे अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये दोनों बना दूं, ये दोनों को मिला दूं तो ये दोनों बना दूं, यही पॉसिबिलिटी है, यानी NaBr ले लेता हूँ, KCl ले लेता हूँ, दोनों को मिला लेता हूं, तो यहाँ पर NaCl बना लूँ, KBr बना लूँ, मतलब एक ही में सभी रिप्रेजेंट हो जाएंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 4 आने चाहिए सर। ये एक एग्जाम्पल ये मुझे समझ में आ रहा है, और भी आपको अगर कोई मन में एग्जाम्पल हो, जैसे एक हाइड्रेटेड वाला कोई उठा लीजिए, हाइड्रेटेड वाला सर उठा लीजिए, CaCl2 ले लीजिए, .6H2O ले लीजिए, CaSO4.5H2O भी ले लो, चल जाएगा। अगर ये लो तो फिर आपको ये पूरा एक मानना पड़ेगा, Ca डाई पॉजिटिव ले सकते हो इसके साथ में, और Cl है तो Cl नेगेटिव भी इसके साथ ले सकते हो, इसके साथ पानी भी ले सकते हो अलग से, ये पूरा एक मानिएगा। तो C इज इक्वल टू NS-RE लेना पड़ेगा। अब NS की वैल्यू हम अगर गिनना चाहें तो 1 2 3 4 गिनेंगे, और RE की वैल्यू अगर गिनना चाहें तो रिएक्शन इसमें जो मुझे लग रही है, एक तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वाली आ जाएगी क्योंकि आयन है, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी, और दूसरी इक्वेशन ये पॉसिबल हो सकती है कि CaCl2.6H2O को मैं तोड़ दूं तो सभी कंडीशन मुझे दिखाई दे जाएंगी, Ca डाई पॉजिटिव भी दिखेगा, 2Cl नेगेटिव भी दिखेगा,
साथ में वाटर भी दिखेगा, तो यानी कंडीशन मेरे हिसाब से इसमें आई इक्वेशन नंबर 2। तो कंपोनेंट अगर निकल के आते हैं तो कंपोनेंट सर यहाँ पर निकलने के जो चांस हैं वो आ गए आपके 2। तो इस तरीके से ये भी कर सकते हैं। अगर आप कहें कि सर NaCl वाले में निकालिए सर, तो NaCl का भी निकाल लेते हैं, NaCl का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, जो अभी पीछे निकाला था उसके कंपोनेंट वो फेजेस में चल रहे थे, ये कंपोनेंट में NaCl का जब सॉल्यूशन होगा सर तो NaCl एक्वस कंडीशन में होगा, एक्वस कंडीशन में होगा तो ये टूटा होगा Na पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, और साथ में इसमें होगा सर वाटर, साथ में होगा इसमें वाटर जब एक्वस कंडीशन में होगा। तो 1 2 3 यानी नंबर ऑफ कंपोनेंट की अगर मैं बात करूं, नंबर ऑफ कंपोनेंट की बात करूं तो 3 माइनस इक्वेशन हम एक ही लिख पाएंगे, इक्वेशन मतलब सिंपल एक ही जो ऊपर लिखी वो दिख ही रही है आपको एक्वस कंडीशन में, तो इसका मतलब इक्वेशन हो जाएगी आपकी 1, और इक्वेशन जब 1 हो जाएगी तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम पे चला जाएगा, 2 कंपोनेंट सिस्टम पर चला जाएगा। अगर मान लीजिए आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया, 2 कंपोनेंट लिया, अब अगर मैं तोड़ूं, अगर सैचुरेटेड में होता तब भी सर वही आंसर, कंपोनेंट 2 ही आते इसमें। अगर NH4Cl को तोड़ लेता हूं, किसी को भी डिकम्पोज कर लीजिए आप, NaCl को डिकम्पोज कर लेते हैं आप चाहे तो, NH4Cl लीजिए तो NH4 पॉजिटिव में टूटेगा सर, Cl नेगेटिव में टूटेगा, इसकी इक्वेशन तो यही बनेगी। लेकिन कंपोनेंट जो हमें इसमें पॉसिबिलिटी हमें दिखाई देगी मतलब यहाँ NH4Cl का डिकम्पोजिशन है, तो डिकम्पोजिशन के बाद तो मुझे केवल इतना ही दिखेगा, डिकम्पोजिशन के बाद मुझे इतना ही दिखेगा, तो इसका मतलब हुआ कि कंपोनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 स्पेसीज हो जाएंगी और इक्वेशन हमारी एक ही रहेगी, मतलब ये 1 कंपोनेंट सिस्टम में जाना चाहिए। NH4Cl का डिकम्पोजिशन इज ए 1 कंपोनेंट सिस्टम में चला गया। तो ऐसे करके 2 4 5 एग्जाम्पल और ढूंढूंगा और कलेक्ट करूंगा, कलेक्ट करके आपके सामने वो भी रखूंगा, और इसके बाद मैं आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम की सर बात कर लूंगा, और डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के बाद हम पूरा फार्मूला पढ़ लेंगे F = C-P+2 करके, फिर हम लोग यूटेक्टिक पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और उनकी बीच बीच की कंडीशंस पढ़ लेंगे, कहाँ पर कौन सी कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, किसमें कितनी सिस्टम कंपोनेंट रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इतना हम आपको सर कल बताएंगे। अब मेरा जो है मन आज इतना ही पढ़ाने का है, इतना मैं बाकी की डिस्कशन आपसे। गुड नाइट सर, गुड ठीक नाइट है, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। Good night.